सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में आपदा प्रबंधन। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपदा क्या होती है। तो आपदा क्या होती है? तो वैसी दुर्घटनाएं जो अचानक घटित होती हैं। दुर्घटनाएं जो अचानक घटित होती है। और इसके प्रभाव से क्या होता है? जीवन और संपत्ति की व्यापक हानि होती है, वही आपदा कहलाती है। तो आपदा को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है हमारा प्राकृतिक आपदा और दूसरा होता है मानव जनित। वैसी आपदा जो प्रकृति के कारण होती है, जैसे कि प्राकृतिक कारणों में जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात, सुनामी, आंधी तूफान, बाढ़, ये सब क्या हो गया? हमारा प्राकृतिक कारण से आने वाली आपदा है। और वैसी आपदाएं जो मानव के कारण से होती है, मानवीय कारणों से होती है। जैसे कि इसमें क्या हो गया? हमारा युद्ध मानव के द्वारा लड़ी जाती है, तो ये भी एक आपदा ही है। परमाणविक घटनाएं, मतलब परमाणु बम से रिलेटेड जो भी होती है, वो सब घटनाएं मानव जनित घटनाएं हैं। और रासायनिक घटनाएं, ये हो गया हमारा मानव जनित घटनाएं। और आपदा इतनी भयानक होती है कि उसकी भयानकता को देखते हुए आपदाओं से के घटित होने से पहले कार्रवाई करने की अपेक्षा आपदाओं के प्रबंधन पर अधिक ध्यान देना जरूरी होता है, ताकि कोई प्रबंधन करके जो आपदा के दौरान जो हमें जान माल की क्षति होती है या क्षति होती है, तो उस नुकसान को कम करने की कोशिश की जाती है। तो हम लोग एक एक करके झारखंड में आप देखेंगे कि क्या क्या आपदाएं हैं। और झारखंड जो है कि वो प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं दोनों का शिकार होता रहा है, और इसके लिए मतलब प्रबंधन की आवश्यकता है। तो इसी प्रबंधन को क्या राज्य सरकार की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से तथा जिला स्तर पे क्या क्या मतलब प्रबंधन किए गए हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो झारखंड में सबसे पहले जो है भूकंप देखते हैं हम लोग। भूकंप, तो भूकंप की दृष्टि से झारखंड जो है ये न्यून जोखिम वाला क्षेत्र है, तो इसको कम जोखिम है वाला क्षेत्र में झारखंड आता है। और इसको कुछ जो थी भूकंप की संवेदनशीलता को देखते हुए इसे कुछ जोन में बांटा गया है, जैसे कि दूसरा जोन, तीसरा जोन और चौथा जोन। तो आप लोगों को ये जोन याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भूकंप की दृष्टि से झारखंड किस जोन में शामिल है। ऑप्शन में आपको कुछ भी दे सकता है, या फिर अकेले 2 दे देगा, अकेले 3 दे देगा, या फिर तीनों को मिला के दे देगा। तो जोन 2 में हमारे 7 जिले हैं, जोन 3 में लगभग 15 जिले हैं, और जोन 4 में 2 जिले हैं। तो इसको हम लोग एक बार मैप से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जोन 4 को देखते हैं। जोन 4 में 2 जिले मात्र हैं। उसमें क्या क्या है? गोड्डा व साहिबगंज का उत्तरी भाग। तो ये एरिया जो है हमारा वो जोन 4 में आता है। उसके बाद जोन 2 में है 7 जिले, जिसमें से क्या क्या है? तो रांची है, लोहारदगा है, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, रामगढ़, और इतने जिले शामिल हैं। ये जो है ये हमारे आते हैं जोन 2 में। और बाकी जो क्षेत्र बचा पलामू प्रमंडल और ये उत्तरी छोटानागपुर और संथाल परगना का क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है वो हमारा जोन 2 में आता है, जोन 3 में आता है। इसमें 15 जिले हैं। तो 15 जिलों के नाम हम लोग देखते हैं। 15 जिलों में क्या है? पलामू है, गढ़वा, लातेहार। आपको उतना जिले का नाम याद नहीं रखना, केवल मैप को ध्यान में रखिएगा। और ये ध्यान में रखना है कि कितने जोन हैं, और जोन का नाम याद रखना है, कौन कौन सा जोन है। तो 2nd, 3rd और 4th, और जिले कितने हैं।
तो बाकी आपको याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज। और 7 जिले में हमारा है रांची, लोहरदगा, खूंटी, रामगढ़, गुमला, शायद मैं अपने गुमला बोलने भूल गए थे, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। अब आगे जो आपदा है वो है बाढ़, और बाढ़ के कारण झारखंड के 11 जिले प्रभावित हैं। 11 जिले प्रभावित हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़। ये तीनों जिले गंगा नदी के कारण, गंगा नदी का जब जल स्तर बढ़ जाता है तो वहां उसके कारण ये तीनों जिले प्रभावित होते हैं, तब इन क्षेत्रों में बाढ़ आता है। उसके बाद है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, और हमारा सरायकेला खरसावां। ये स्वर्णरेखा नदी के कारण इसमें बाढ़ आती है, स्वर्णरेखा नदी के कारण। उसके बाद जो है वो है देवघर, दुमका, धनबाद और हजारीबाग। तो धनबाद, हजारीबाग में बाढ़ आने के पीछे कारण है हमारा दामोदर प्लस बड़ाकर नदी। कारण क्या है बाढ़ आने का? तो जब मानसून आती है, मानसूनी वर्षा के कारण नदियों का जलस्तर में वृद्धि हो जाती है, तब ये पानी बाढ़ का रूप ले लेती है। उसके बाद ये प्रभावित, तो इसके कारण कौन कौन प्रभावित होता है? तो ये फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जैसे कि धान की फसल पर ये प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसके अलावा परिवहन व्यवस्था भी चौपट हो जाती है, और साथ ही मानवीय स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। मानवीय स्वास्थ्य पर किस प्रकार से? तो पानी जो बह के आता है, कितना कूड़ा करकट बहा के लाता है, जो कि जिसके कारण हैजा, टाइफाइड जैसी बीमारी होने लगती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सूखा। सूखा से 24 जिले प्रभावित हैं, 24 जिला प्रभावित है। लेकिन तो सबसे पहले देखते हैं कि सूखा क्या है। तो मतलब सामान्य से अगर कम वर्षा होती है तो उस आधार पर सूखा का वर्गीकरण किया जाता है। इसको आप लोगों को याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में एक बार पूछा था। सामान्य सूखा, सामान्य सूखा किसे कहेंगे? फिर मध्यम सूखा, उसके बाद गंभीर सूखा, और ये आपदा का रूप कब ले लेती है? तो ये आपको याद रखना है। सामान्य सूखा कब होगी? जब सामान्य वर्षा से, जो वर्षा का रेंज है अपना होने का, सामान्य वर्षा से 25% से अगर कम वर्षा होती है तो वो हमारा क्या होगा? सामान्य सूखा कहलाएगा। और वहीं सामान्य सूखा से 25 से 50% अगर कम वर्षा हो रही है, से कम वर्षा, तो वो हमारा क्या होगा? मध्यम सूखा कहलाएगा। लेकिन ये जो परसेंटेज है वो 50 से अगर 75% हो जाता है, मतलब 50% से लेकर 75% से कम वर्षा अगर किसी क्षेत्र में होती है, तो वो गंभीर सूखा का रूप धारण कर लेती है। और ये आपदा कब बन जाती है? जब 75% से भी कम पानी बरसता है।
तो ये हमारा आपदा का रूप धारण कर लेता है। तो इसको आपको याद रखना है। सामान्य सूखा कब होगा? सामान्य वर्षा से 25% कम अगर वर्षा हो रही है तो सामान्य सूखा है। मध्यम सूखा हमारा तब कहलाएगा जब 25 से 50% से कम वर्षा हो रही है, मतलब जितना होना चाहिए उसमें 25 से 50% से कम हो रही है। और गंभीर सूखा हो जाएगा 50 से 75% से कम वर्षा। और आपदा का रूप कब वो हो जाएगी गंभीर सूखा? जब आपदा का रूप कब धारण कर लेगी? जब वो 75% से भी कम वर्षा अगर किसी क्षेत्र में हो रहा है तो वो आपदा का रूप धारण कर लेगी। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। और सूखा की दृष्टि से अगर हम लोग देखें 2400 जिला प्रभावित है, लेकिन हाल ही में शायद 22 जिला को सूखा प्रभावित घोषित किया गया था। लेकिन अगर हम लोग सूखा की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक प्रभावित या फिर सर्वाधिक संवेदनशील जिला कह लें तो वो हमारा पलामू है। पलामू। तो इसके पीछे कारण भी है। जो पलामू है वो पाट क्षेत्र में पड़ता है। इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर की है और ये वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसके कारण जब मानसूनी हवाएं यहाँ प्रवेश करती है तो पाट क्षेत्र होने के कारण उधर वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण करती है और वहां कम वर्षा होता है, जिसके कारण ये सर्वाधिक संवेदनशील जिला है। 2010 में क्या होता है? 2010 में झारखंड सबसे ज्यादा सूखा से प्रभावित था। झारखंड गंभीर सूखे से प्रभावित था। मतलब उस समय पानी जो हुआ था वो 50 से 75% कम वर्षा हुआ था से प्रभावित रहा। उस समय 24 जिला में से 12 जिला गंभीर सूखा का प्रकोप में था। और झारखंड का उत्तर पश्चिमी हिस्सा हमेशा मतलब वहां पे कई बार जो सूखा है वो आपदा का रूप धारण कर लेती है। और उसके बाद इससे बचने का क्या उपाय है? तो सूखा से बचने के लिए उपाय हम लोग कर सकते हैं बांध, तालाब, डोभा, वाटर शेड प्रबंधन और वृक्षों की कटाई पर नियंत्रण करके हम लोग सूखा को रोक सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा है तड़ित, मतलब बिजली जो गिरता है। इससे भी 24 जिला प्रभावित है। वर्षा के दिन में जो आसमान से बिजली चमकती है उसका जमीन पे गिरना ही तड़ित कहलाता है। और इससे प्रभावित 24 जिले हैं, लेकिन इसमें भी कुछ जो है ज्यादा प्रभावित है, जैसे लोहार दगा, गुमला, लातेहार, रांची, हजारीबाग और जहां पे अधिकतर धात्विक खनिज पाई जाती है वो जिला भी ज्यादा प्रभावित है इत्यादि। और श्री कृष्ण जो लोक प्रशासन है, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची में अस्कीपा। यहाँ पे क्या होता है कि विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल का निर्माण किया गया है सूखे से निपटने के लिए। विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल का निर्माण किया गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा है शीतलहर। कितना में चलता? 5। शीतलहर, इससे भी 24 जिला प्रभावित है। मतलब ठंडा के दिन में जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। नेक्स्ट है खनन दुर्घटना या फिर खान दुर्घटना। चूंकि झारखंड में 40% खनिज का भंडार पाया जाता है, खनिज का भंडार, इसलिए यहाँ पे माइनिंग भी ज्यादा होती है। और जिसके कारण ये प्राकृतिक तथा मानविक मतलब मानव जनित दोनों आपदा इसके कारण उत्पन्न होती है। राज्य में कई कोयला खदान है जिसमें अभी भी आग लगी हुई है और ये तीव्रता से फैल रहा है, जैसे कि झरिया का कोयला खान झरिया में उसमें भूमिगत आग है। उसके बाद इसके अंदर जो जो दुर्घटनाएं होती हैं, खनन दुर्घटना में क्या क्या शामिल है? तो होने वाली दुर्घटना इसमें क्या है? खानों का धंसना, खानों
का धंसना। कभी कभार माइनिंग में देखा जाता है कि खान धंस गया, और खान धंसता है तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे मजदूर भी दब जाते हैं। और खनन के दौरान जो गड्ढे होते हैं, खनन से निर्मित, खनन करके जो गड्ढा बन जाता है, निर्मित गड्ढों में कई बार गड्ढों में मजदूर भी गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा खनन के कारण मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी हानिकारक होती है। और इसके अलावा क्या करती है, खनन के दौरान प्रदूषण भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये समस्याएं खनन के कारण होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा है वो जंगलों में आग। खनन में सबसे ज्यादा अगर प्रभावित देखें तो हमारा है धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। जंगलों में आग, झारखंड में ये समस्या भी देखी जाती है। ये भी कभी कभार आपदा के रूप ले लेती है। इससे 10 जिले प्रभावित हैं जंगल की आग से। और झारखंड का उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी भाग में जंगल में सर्वाधिक आग लगने की घटना देखी जाती है। उत्तर पश्चिमी प्लस दक्षिण पश्चिमी भाग में ज्यादा आग लगने की घटना। कारण क्या है, वृक्ष आग लगने की घटना होती है। तो आग लगने का प्रमुख कारण क्या है कि हवा के कारण पेड़ जब टकराते हैं तो उससे आग उत्पन्न होती है। इसके अलावा मानव द्वारा महुआ व दूसरे वृक्ष की लकड़ी को जमा करने के लिए, मतलब वो लोग जब रोशनी जलाते हैं तो उससे भी आग लग जाती है। या फिर कभी कभार देखा जाता है कि जो पर्यटक घूमने आते हैं उनकी लापरवाही के कारण भी आग लगते हैं, जैसे कि वो सिगरेट वगैरह पी रहे हैं और तिल्ली जला के छोड़ देते हैं, जिसके कारण मतलब जंगल में आग लग जाती है। तो इसमें जो जो जिले शामिल है, इसमें हमारा क्या है, पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग इत्यादि। 10 जिला का नाम याद नहीं करना है। इसके अलावा अगर हम लोग को मतलब आग से रोकथाम करने के लिए कुछ उपाय करना है तो उसके लिए हम लोग कर सकते हैं कि जो रोकथाम के लिए जिन वृक्षों की आयु ज्यादा हो गई, मतलब अधिक हो गई है आयु, तो उसे काटकर हटा देना है। काटकर हटा के उसके जगह पे क्या लगाना है, नए वृक्ष लगाना है। इसके अलावा जंगल में फायर टावर बांध का निर्माण करना चाहिए। और इसके अलावा हम लोग ये कर सकते हैं कि जो वन है, वनों का सड़कों द्वारा विभाजन भी कर सकते हैं। मतलब बीच बीच में सड़क अगर पार कर देंगे तो पेड़ जो है वो थोड़ा कम सटेंगे। इतना हम लोग जंगल में आग की रोकथाम के लिए कर सकते हैं, मतलब प्रशासन कर सकते हैं। फिर है 8, उसमें है हाथियों का आक्रमण। इससे भी 10 जिले प्रभावित हैं, जिसमें हमारा क्या है, पलामू, दुमका, सारंडा, हजारीबाग। सारंडा जिला नहीं है, हजारीबाग मतलब पूर्वी सिंहभूम में ही हमारा पश्चिमी सिंहभूम सारंडा आ जा रहा है और पूर्वी सिंहभूम दालमा। तो इन क्षेत्रों में हाथियों का आक्रमण ज्यादा है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि पूर्वी सिंहभूम में गज आरक्ष है, दालमा में, तो उन जगहों में हाथी भी ज्यादा है। अब हाथी का आक्रमण के पीछे कारण क्या है? तो कारण ये है कि इनके जो प्राकृतिक आवास हैं, जहां पे ये निवास करते हैं, जैसे जंगल में, आवासों में मानव का हस्तक्षेप होने लगा। मतलब मानव अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए वनों की कटाई करने लगे हैं। अब नए नए परियोजनाओं के निर्माण के लिए भी वनों का
कटाई हो रहा है, जिसके कारण अब हाथी जाए तो जाए कहाँ, तो लोग क्या क्या करते हैं, गांव की ओर आते हैं और जिसके कारण घटना घटित होती है। इसके अलावा महुआ फूल के कारण भी, जो महुआ फूल का सुगंध होता है वो भी हाथियों को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, महुआ फूल के कारण। और कहीं कहीं देखा जाता है कि जब हाथी का आक्रमण होता है तो उनसे बचने के लिए कई गांवों में ढोल नगाड़ा बजाया जाता है। ढोल नगाड़ा प्लस जिससे आवाज से भी हाथी भागते हैं। इसके अलावा मिर्च भी जलाया जाता है, उसके गंध से भी हाथी भाग जाते हैं। तो इन सब के द्वारा हाथी को भगाने का प्रयास किया जाता है। अब लास्ट जो है वो हमारा है चक्रवात। इससे 8 जिले प्रभावित है चक्रवात के कारण, जिसमें हमारा आ जाता है ईस्ट सिंहभूम प्लस वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, धनबाद, रांची, बोकारो और हमारा सिमडेगा शामिल है। इन जिलों में मतलब चक्रवात ज्यादा देखने को मिलता है। अब इतना तो हम लोग पढ़ लिए आपदा। अब इन आपदा से निपटने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा या फिर केंद्र सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं झारखंड में आपदा प्रबंधन। तो आपदा को तो रोक नहीं सकते हैं, मानव जनित को कुछ हद तक रोका जा सकता है, लेकिन जो प्राकृतिक आपदा है इसको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन इसके प्रभाव को हम लोग कुछ कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम लाके, तो भारत सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम जो अधिनियम था वो 2005 में पारित किया गया भारत सरकार के द्वारा। और इसके अनुसार आपदा का जो है आपदा प्रबंधन के लिए 3 स्तर बनाए गए। प्रबंधन के लिए 3 स्तर, मतलब इस तरह से हम लोग रोकथाम कर सकते हैं। पहले स्तर में क्या है कि आपदा पूर्व की तैयारी। ये तो पता है कि आपदा आएगी ही, तो इससे पहले क्या क्या हमें तैयारी करना चाहिए। दूसरा है हमारा आपदा के दौरान, हम लोग रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उस दौरान हम लोग क्या क्या तैयारी कर सकते हैं, तो आपदा के दौरान राहत कार्य। और तीसरा जो है वो है आपदा के पश्चात, आपदा के बाद पुनर्निर्माण। तो आपदा की पूर्व तैयारी, आपदा के दौरान राहत कार्य और आपदा के बाद पुनर्निर्माण। तो ये आपका मेंस में भी काम आएगा, हालांकि आप शायद पढ़ चुके होंगे मेंस में। तो आपदा पूर्व तैयारी क्या क्या की जाती है, तो इसमें आपदा नियंत्रण हेतु शोध किया जाता है कि किस प्रकार से आपदा के प्रभाव को कम कर सकते हैं हम लोग। दूसरा ये है कि आपदा का पूर्वानुमान, इसमें अनुमान लगाया जाता है कि कब आपदा होने वाली है और उसकी जो भयावहता है उसको शायद थोड़ा कम किया जा सकता है। इसके अलावा आपदा पूर्व चेतावनी, अब पता चल गया है कि आप पूर्वानुमान लगा चुके हैं कि अब उस दिन आपदा आने वाली है, तो उससे पहले आप लोगों को चेतावनी दे दे कि अपना संभल जाए या फिर जो भी है। उसके बाद है आपदा के प्रति आम जागरूकता, लोगों को जागरूक भी करना है आपदा से किस प्रकार बचा जा सकता है, निपटा जा सकता है। उसके बाद आपदा के दौरान राहत कार्य, अब आपदा जिस टाइम हो गई है, घटित हो गई है, तो उस समय हम लोग क्या क्या राहत काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अस्थाई सुरक्षित निवास। मान लीजिए बाढ़ आ गया, तो उन लोगों का जो बाढ़ में फंसे हुए हैं तो उन लोगों को सुरक्षित निवास पहले दिलवाना है,
दूसरा है कि जहां पे उन्हें ठहराया जा रहा है वहां पे भोजन और पेयजल की सुविधा, ये सब होना चाहिए। उसके अलावा चिकित्सा की भी सुविधा होनी चाहिए। ये सब हम लोग आपदा के दौरान राहत कार्य के लिए कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा है हमारा वो है आपदा के बाद पुनर्निर्माण। आपदा हो गई है, अब क्या कर सकते हैं उसको देखना है। तो आपदा में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति, नुकसान की क्षतिपूर्ति। अब इसकी क्षतिपूर्ति किस प्रकार करना है वो देखना है। उसके बाद पुनर्वास हेतु लोगों को दूसरी जगह बसाने के लिए सहायता करना है। अब है कि आगे देखते हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। दो 2005 में जो अधिनियम पारित हुआ था उसमें क्या क्या शामिल था? तो राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर अवसंरचना के विकास का प्रावधान है। और इसी अधिनियम, जैसे कि यहाँ राज्य स्तर, स्थानीय स्तर पर अवसंरचना का विकास का प्रावधान है, तो इसी के आधार पर राज्य सरकार के द्वारा, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में JSDMA, इसका गठन कब किया जाता है? इस डेट को याद रखना है, 28 मई 2010 को। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया जाता है? 28 मई 2010 को। इस अधिनियम में देखते हैं तो ये अधिनियम, इसका जो गठन किया गया झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये किसके तहत किया गया है? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14(1) इसके अनुसार किया गया। इसमें क्या प्रावधान है कि राज्यपाल एक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करेगी। प्राधिकरण की गठन करने की शक्ति किसके पास है? तो राज्यपाल के पास है। और ये जो है इस बोर्ड में, इस प्राधिकरण में अध्यक्ष के साथ अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम 9 सदस्य। और इसमें जो अध्यक्ष होंगे वो सीएम होंगे, जो भी सीएम होंगे उस राज्य के, और अधिकतम 9 सदस्य होंगे। इसके अलावा इसके जो कार्य करने के लिए एक तो ये जो प्राधिकरण है, इसकी सहायता के लिए एक राज्य कार्यकारी समिति का गठन किया जाएगा, राज्य कार्यकारी समिति। और इसके जो अध्यक्ष होंगे, मुख्य सचिव। और इसका क्या काम होगा? तो ये जो समिति है आपदा के संबंध में राष्ट्रीय नीति होगी, राष्ट्रीय योजना होगी, या फिर राज्य की जो योजना होगी उसके क्रियान्वयन और उनके बीच समन्वय स्थापित करने का ये इनका कार्य होगा। अब हम उसके बाद इसमें कुछ डिटेल्स है और देखते हैं कि अक्टूबर 2004 में झारखंड राज्य आपदा विभाग
विभाग का जो गठन होता है वो 2004 में होता है। 2009 में क्या होता है, आपदा प्रबंधन के लिए योजना तैयार की जाती है। 2004 में झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन होता है और इस विभाग के द्वारा 2009 में योजना तैयार की जाती है और 2010 में तो इसका गठन हो जाता है। 2011 में क्या होता है कि ड्राफ्ट तैयार किया जाता है और 2019 में इसमें कुछ संशोधन किए जाते हैं। संशोधन क्या होता है कि 2004 में आपदा विभाग का गठन किया जाता है, 2009 में योजना तैयार किया जाता है विभाग के द्वारा और 2010 में अपराधीकरण का गठन हो जाता है और 11 में इसका ड्राफ्ट बनता है, योजना ड्राफ्ट किस प्रकार से काम करना है। और उसके बाद 2019 में इसमें कुछ संशोधन भी किए जाते हैं। अब राज्य के कुछ शिक्षण संस्थान है और कुछ अन्य संस्थान है, कुछ शिक्षण संस्थान प्लस कुछ अन्य संस्थान भी है जिसके द्वारा भी मतलब आपदा प्रबंधन का कार्य किया जाता है रोकथाम के लिए। संस्थान और इन सबको भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि सूखा आपदा के लिए। तो सूखा आपदा के लिए हमारा है बिरसा कृषि और इसकी स्थापना हुई थी 81 कृषि 81 करके किए थे हम लोग विश्वविद्यालय, कहाँ है, रांची में। तो बिरसा कृषि के द्वारा भी कुछ प्रयास किए जाते हैं सूखा आपदा से निपटने के लिए। इसको किस प्रकार से याद रखिएगा, ये कृषि है और कृषि क्षेत्र में ही ज्यादा सूखा पड़ता है तो इस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो आपदा है वो खनन है, खनन आपदा, और इसके रोकथाम के लिए किस इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो कि कहाँ है हमारा धनबाद में और इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1926 में। तो इसके द्वारा भी खनन आपदा को रोकथाम के लिए कुछ प्रयास किए जाते हैं, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, और इसको अभी आईआईटी का दर्जा मिल चुका है। उसके बाद हमारा है भूकंप आपदा से निपटने के लिए बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रांची। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है भूकंप आपदा से निपटने के लिए, तो बिरला हम लोग सुने हैं, बिरला सीमेंट से घर बनाते हैं, इससे मजबूत घर बनता है। मजबूत घर बनेगा तो हम लोग को क्या होगा, भूकंप का झटका कम लगेगा या फिर भूकंप से नहीं गिरेगा। चौथा में हमारा है औद्योगिक आपदा, ये है मैकॉन रांची, इसके द्वारा मतलब प्रयास किया जाता है। औद्योगिक वाला जो है वो मैकॉन रांची। उसके बाद है श्री कृष्ण, जो अस्कीपा हम लोग पढ़े, अस्कीपा के द्वारा, इसके द्वारा भी क्या किया जाता है तो 2005 में इसमें अधिकारियों को आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग, अधिकारियों को 2005 से अधिकारियों को 2005 से ट्रेनिंग दी जाती है आपदा प्रबंधन के लिए। इसके बाद है नेक्स्ट जो है वो हमारा है राजकीय ग्रामीण विकास संस्थान, ये भी कहाँ, रांची में। और इसमें राज्य सरकार के अन्य कर्मचारी मतलब जो अधिकारी हैं उनको ट्रेनिंग तस्कीपा में दी जाती है। इसके अलावा कुछ अन्य कर्मचारी हैं उनको पंचायत चुनाव में अन्य कर्मचारी हो गए, प्लस पंचायतों में जो मुखिया चुने जाते हैं, चुनाव में चुने गए प्रतिनिधि, स्वयं सेवक संस्थान,
आदि के जो अधिक होते हैं कर्मचारी लोग, उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है राजकीय ग्रामीण विकास संस्थान रांची में। उसके बाद है जैसेक, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। इसमें क्या है कि बाढ़, सूखा और वन में आग संबंधी, जैसेक में बाढ़, सूखा प्लस जंगल में आग, ये जो आपदा है इनसे रिलेटेड मतलब वहां उचित मूल्यांकन हेतु रिमोट सेंसिंग के द्वारा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जैसे में क्या होता है कि बाढ़, सूखा, जंगल में आग, जितने भी ये आपदा है, इसके उचित मूल्यांकन के लिए रिमोट सेंसिंग डाटा उपलब्ध कराई जाती है। उसके बाद अब आपदा है तो इससे निपटने के लिए तो फंड भी चाहिए ना, तो उसके लिए फंड कौन देता है हम लोगों को? तो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड, इसका शॉर्ट क्या हो गया? SDRF। हिंदी में अगर इसको बोले तो इसका हो गया राज्य आपदा मोचन निधि। राज्य आपदा मोचन निधि, इसके द्वारा फंड दिया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार का जो योगदान है, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का योगदान है, केंद्र और राज्य। केंद्र सरकार का योगदान जो है वो है हमारा 75% और राज्य सरकार का योगदान 25% है। देख लिए हम लोग राज्य स्तर पे। अब जिला स्तर पे भी प्रयास किए गए हैं। जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन, तो जिसको बोलते हैं DDMA। तो जिला स्तर में भी एक समिति का गठन किया गया है। समिति का गठन, जिसका जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष जो होते हैं उसको वो DM होते हैं या फिर DC होते हैं, जिसको मतलब जिला दंडाधिकारी या फिर जिला समाहर्ता या फिर उपायुक्त। अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग वर्ड है, कहीं DC कहीं DM है, तो उस हिसाब से होता है। उसके बाद क्या है कि ये जो समिति है ये क्या करती है? ये आपदा प्रबंधन टीम को प्रोत्साहित करने में मदद करती है तथा विभिन्न माध्यम से भी आम जनता को, मतलब आम जनता में प्रचार प्रसार का कार्य करती है। जिला स्तर हो गया। जिला स्तर का जो अध्यक्ष होते हैं वो DM या DC हो गए। राज्य स्तर पे जो अध्यक्ष हैं वो हमारे क्या हो गए? मुख्यमंत्री। अब देखते हैं ब्लॉक स्तर पे, प्रखंड स्तर पर। तो प्रखंड स्तर पे भी आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, और जिसके अध्यक्ष कौन है? तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO। जिला क्या बोलते हैं? प्रखंड विकास पदाधिकारी, विकास। तो ये सब आपको याद रखना होगा। जिला स्तर पे कौन अध्यक्ष है, राज्य स्तर पे कौन अध्यक्ष है, और प्रखंड स्तर पे पदाधिकारी। और अब है हमारा गांव स्तर पे। ग्राम स्तर पे भी समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष हैं मुखिया। तो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन JSDMA, इसका गठन कब किया जाता है? 28 मई 2010 को। इसका जो आयोग होता है, विभाग का गठन 2004 में होता है, विभाग का गठन। और 2009 में क्या होता है कि इसके लिए योजना बनाई जाती है। 2010 में गठन, 2011 में ड्राफ्ट बनाया जाता है योजना का, और 2019 में इसमें कुछ संशोधन किए जाते हैं। और जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो हमारे CM होते हैं। और जो जिला स्तर पे अगर हम लोग देखें तो उसके अध्यक्ष हैं, जिला स्तर पे अध्यक्ष हमारा DC या फिर DM है। ब्लॉक स्तर पे अगर देखेंगे तो इसके अध्यक्ष हमारा है BDO, और ग्राम स्तर पे अगर देखेंगे तो इसका मुखिया है, अध्यक्ष। और इनका क्या काम है? ग्राम स्तर पे जो है
ग्राम स्तर पे जो कार्य होता है, इसमें आम लोगों को कृत्रिम तरीके से, मतलब आपदा नहीं आई है लेकिन थोड़ा कृत्रिम तरीके से मॉक ड्रिल कराया जाता है, पूर्वाभ्यास कराती है और इससे निपटने के लिए प्रचार प्रसार भी करती है। तो आज के लिए इतना ही बस।